आज होली मिलन के इस समारोह के अवसर पर धौलपुर जिले के कोने कोने गांव से यहां पधारे सभी मेरे बुजुर्गगण, मेरे भाइयों, मित्रों, मैं आप सबका बहुत बहुत तहे दिल से, अपनी आत्मा से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस प्रांगण में विराजमान जितने भी बुजुर्ग हैं, मुझसे बड़े हैं, जिनकी छत्र छाया में ये समाज फल फूल रहा है, जो इस समाज को दिशा दे रहे हैं, उनके चरणों में नमन करता हूं। और इस प्रांगण में विराजमान सितारों की तरह जगमगा रहे मेरे युवा साथी, मुझसे छोटे, मेरे बराबर के युवा वर्ग, जिनकी सही मायने में मुझे वाकई में उन्होंने मुझे जो शक्ति दी इस कार्यक्रम को सफल बनाने में, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं युवा शक्ति का बहुत बहुत आभारी हूं। अगर आप लोगों ने इस कार्यक्रम में सहयोगिता नहीं निभाई होती, भागीदारी नहीं निभाई होती, तो मुझे नहीं लगता इस कार्यक्रम को हम सफल कर पाते। तो युवा शक्ति, वो आने वाला समय आपका है, आपको बागडोर संभालनी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे ताऊजी स्वर्गीय बनवारी लाल जी व पिता स्वर्गीय मुरारी लाल जी को नमन करता हूं, जिनके आशीर्वाद से मैं आज आपके बीच में खड़ा हुआ हूं। ताऊ जी के जाने के बाद ये हमारे परिवार की पहली होली है। हमारे पूरे परिवार ने उनकी कमी को महसूस किया है और मुझे इस चीज का पूर्ण भरोसा है कि उनकी कमी को पूरे समाज ने महसूस किया होगा। आप सबका, हमारे परिवार से मैं पैदा भी नहीं हुआ था शायद, उससे पहले से बहुत ज्यादा विश्वास, स्नेह, अटूट विश्वास हम लोगों से इतना जुड़ा रहा है। मुझे नहीं लगता कि हम लोग पूरा परिवार मिलके भी हम आपके कर्जदार हैं, कैसे इसको चुका पाएंगे। कोशिश करूंगा कि किसी न किसी रूप में आपकी सेवा करके उस कर्ज को चुका सके हम लोग सब मिलके। मैं ये तो नहीं कहता कि मैं ताऊ जी की, कि पिताजी की, अशोक जी की बराबरी कर लूंगा, उनकी कमी को पूरा कर सकता हूं, लेकिन ये मैं विश्वास दिलाता हूं आपको कि मैं और मेरे संग पूरा बोरे जगन्नाथ प्रसाद का पूरा वंश आपकी सेवा में, मेरा पूरा परिवार लगेगा। मैं भरोसा दिलाता हूं अपने पूरे परिवार की ओर से आप लोगों को कि पूरा जगन भवन आप लोगों की सेवा में हमेशा तत्पर हाजिर रहेगा। जो बनेगा, जो औकात होगी, वो आप लोगों के लिए हाजिर रहेंगे। जब इस कार्यक्रम की रूपरेखा बन रही थी, मैं आपको बताऊं कि करीब 2-3 महीने से मैं सोच रहा था कि कुछ मन था मेरे को कुछ करने का, कुछ नया करूं। मुझे शुरू से आदत रही है कुछ नया करने की, कुछ हटके करने की, लीग से हटके चलो, कुछ नया करो जिससे कुछ फायदा पहुंच सके। बहुत सारे मन में विचार आ रहे थे कि संगोष्ठी कराऊं, आपस में मंथन हो समाज के अंदर बैठ के, लेकिन मुझे वो सारी चीजें बड़ी जटिल नजर आ रही थी। तो मैंने कहा एक आसान तरीका है, शुरुआत करते हैं होली मिलन समारोह से। मैं अपने एक मित्र के संग बैठा हुआ था जो ब्राह्मण नहीं है, और मैंने अपना विचार, अपनी योजना उसके साथ शेयर करी। और जब मैंने उससे कहा कि मेरा विजन क्या है, मेरी सोच क्या है, मैं चाह क्या रहा हूं, तो उसने मेरे से कहा कि भाई साहब बुरा नहीं कहो तो एक बात कहूं। मैं क्या, कि हमारे समाज का नेता अगर ऐसी मेहनत और योजना पे काम कर जाए तो हम कम से कम 10,000 आदमी इकट्ठे कर लेंगे। मैं आपको सच बताऊं, मेरे को वो बात ऐसी, ये तो नहीं कहूंगा चुभी, लेकिन मेरे मन में मुझे अपने आप को ऐसा लगा कि यार इसको कैसे भी करके गलत साबित करके दिखाऊं। और उसी का नतीजा है कि आज आप, हम सब लोग, सब ने ऐसा बल लगाया, सबसे हाथ से हाथ जोड़कर, कि आज हम इस इतनी बड़ी संख्या में इस प्रोग्राम को सफल बना पाए। और इस सफलता के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। अपनी आप बात को आगे बढ़ाता हूं। मेरा निवेदन है, क्योंकि राजनीतिक परिवार से हूं, राजनीति शौक है, मुझे घर बैठने बोर हो जाता हूं, कुछ ना कुछ करता रहता हूं। सबसे पहले मैं उन लोगों का भ्रम दूर करना चाहता हूं जो ये सोचते हैं कि इस मंच को
सिर्फ अपनी राजनीति रोटी सेकने के लिए तैयार किया गया है। इस मंच से कोई एमएलए ना हैरो, मैं आपसे गारंटी से कह रहा हूं, कोई इस मंच से एमएलए नहीं बन रहा। ये एक प्रयास है आप लोगों को यहां पे एक साथ इकट्ठा करने का। 2023 का चुनाव हुआ, आप सबने मेरा बहुत समर्थन किया, बहुत आशीर्वाद दिया, बहुत प्यार दिया। मुझे नहीं पता मैं कैसे उस कर्ज को चुका पाऊंगा। मैं वो जो आप सबने मिलके किसी ने मुझे सकारात्मक रूप से बातें करके मेरा मनोबल बढ़ाया, किसी ने मेरा हाथ पकड़ के मनोबल बढ़ाया, किसी ने मेरे पीठ पे हाथ रख के मनोबल बढ़ाया, किसी ने मुझे फोन करके आशीर्वाद देके, चंदा देके, जैसे जिसकी जो शक्ति थी, लोगों ने मेरा बहुत मनोबल बढ़ाया। मैं आजीवन आप लोगों का बहुत बहुत नतमस्तक तरीके से आपका कर्जदार रहूंगा। एक समय था, कहते हैं, हम छोटे थे उस जमाने में, लोग कहते हैं कि धौलपुर पूरे राजस्थान में प्रसिद्ध हुआ करता था अपने राजनीतिक वर्चस्व के मामले में। ब्राह्मण, ऐसा कहते हैं कि साथ धौलपुर में ब्राह्मणों का राजनीतिक वर्चस्व बड़ा तगड़ा है। जो युवा पीढ़ी है शायद उन्होंने वो जमाना नहीं देखा होगा, शायद सुने होंगे वो किस्से, क्योंकि मैं उस परिवार में पला हूं, जन्मा हूं, तो मैंने तो वो माहौल बचपन से देखा है। मैंने वो समय भी देखा है कि किसी के काम ही नहीं रुकते थे, और आज वो समय भी देख रहा हूं कि अपने काम कराने के लिए स्ट्रगल करना पड़ रहा है, संघर्ष करना पड़ रहा है। लेकिन ये भी एक सत्य है कि जीवन एक चक्र है, जो नीचे आया सो ऊपर जाएगा, जो ऊपर आया सो नीचे आएगा। तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग जिस दिन मन बना लोगे, जिस दिन आप मन बना लोगे, वो समय फिर लौटेगा, और मैं आपको इस चीज की गारंटी देता हूं। आज पूरे जिले का समाज कोने कोने से यहां रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, यहां मौजूद है। कुछ बातें हैं ऐसी जो मैं सोच रहा था आपसे करूं, क्योंकि जब बातें लोगों से करता हूं तो दो चार ही होते हैं, तो इतनी बड़ी संख्या में पता नहीं ये मौका फिर मिलेगा नहीं मिलेगा। इसलिए कुछ बातें, बहुत सी बातों में से कुछ बातें मैं शेयर करना चाहता हूं कि क्या कारण रहे कि 2023 के विधानसभा चुनाव में एक तरफ मैं था जिसकी 3 पीढ़ियों पे कोई इल्जाम नहीं, कोई आरोप नहीं, कोई किसी प्रकार का कोई उंगली उठाने वाला पैदा नहीं हुआ कि हम पे कोई आरोप लगा सके 3 पीढ़ी वाले, मतलब हमारे पूरे परिवार पे, मुझ पे। और एक तरफ वो था जिस पे छल, ठगी, मर्डर, सब प्रकार के आरोप थे। तो ऐसा क्या कारण था कि जनता ने मुझे नकार के उस दूसरे व्यक्ति को स्वीकार किया? ये उनके समाज की खूबसूरती थी। ऐसा नहीं है मुझे उनके समाज से वोट नहीं मिले, मुझे मिले, लेकिन उन्होंने मेरे से हाथ जोड़ के निवेदन करके मना कर दिया था कि रितेश जी तुम्हें वोट दे रहे हैं लेकिन तुम्हारे संग नहीं चल पाएंगे। और क्या कारण था कि मेरे समाज के कुछ लोग उस प्रत्याशी के ज्ञानदाता बने हुए थे, खुल के चल रहे थे। ठीक है, मैं मानता हूं 100% तो किसी को नहीं मिलता, लेकिन मैं सिर्फ उदाहरण पेश करना चाह रहा हूं कि दो समाजों के बीच में अंतर क्या है। कहां हमारे समाज के खुल के लोग सामने चल रहे थे, और उनके समाज के मेरे संग एक आदमी हाथ जोड़ रहा था, फिर भी मेरे संग खुल के नहीं आ रहे थे, वोट दे रहे थे। तो हमें ये मनन करना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा कि अगर ऐसे ही हालात चलते रहे तो हम किस दिशा में जा रहे हैं। क्या ये उचित है? क्या ये उचित है कि व्यक्तिगत और क्षणिक लड़ाइयों के चक्कर में हम जो है अपने राजनीतिक युद्ध को हार जाते हैं? जो लड़ाइयां हैं स्वार्थ की हैं, व्यक्तिगत हैं, हो सकता है ईर्ष्या की हो, क्षणिक हो, दो चार, जैसे हमारा ब्राह्मणों का कहते हैं अस्त्र शस्त्र जबान ही है। लेकिन होता क्या है कि लड़ाइयां होती रहती हैं और एंड में 5 साल पीछे हम बहुत बड़ा अपना राजनीतिक युद्ध हार जाते हैं। तो हम सबको मिलकर मनन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो क्या वो दिन दूर है कि बिल्कुल आज जैसे मिले दोबारा मिल पाएंगे? मेरे युवाओं से निवेदन है, कब तक हम अपने पूर्वजों की साख पे जिंदा रहेंगे? कब तक उन्हीं गाथाओं को गाते रहेंगे कि हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं? हमको एक नई लाइन खींचनी पड़ेगी, हमको एक नए युग की शुरुआत करनी पड़ेगी। और मैं खास तौर से आह्वान करता हूं युवाओं से कि आप इस चीज को भूल जाओ कि हाँ हमारा कोई इतिहास होता है, इतिहास से ही आगे जीवन चलता है,
लेकिन आप लोगों को स्वयं नए सिरे से एक नए युग की स्थापना करनी पड़ेगी। मैं अगर मुझ में ही काबिलियत नहीं होगी, कब तक आप मुझे मेरे परिवार के नाम पे, मेरे पिता के नाम पे, ताऊजी के नाम पे मेरा साथ दोगे? हमको अपनी काबिलियत साबित करनी पड़ेगी। क्या कारण रहे हम हार जाते हैं? एक समय था, बताते हैं लोग बाग कि एक ब्राह्मण परिवार हुआ करता था किसी एक गांव में। इन किस्सों को मैंने बड़ी रिसेंटली तक सुना है। ऐसा कहते हैं कि एक ब्राह्मण 10 घरों को समेट के चलता था एक जमाने में। यूं कहते थे साहब, एक मतलब पूरी कॉलोनी को समेट लेता था एक। क्या कारण है कि आज वो विश्वास हमारे समाज से अन्य समाजों का टूट गया? क्या कारण है कि आपसे वो लोग दूर हो गए? मेरा निवेदन है कि बड़ा बनने के लिए बड़प्पन भी दिखाना पड़ेगा, कुछ त्याग करने पड़ेंगे, कुछ समर्थन करने पड़ेंगे, कुछ बड़े निर्णय लेने पड़ेंगे, तब आप दूसरों का विश्वास जीत पाओगे। मैं बसेड़ी गया समाज को न्योता देने। मुझे पहली बार ऐसा पता पड़ा कि साहब वो सनाडे और सारस्वत अलग अलग कमेटियां हैं, मुझे नहीं पता था। फिर लौटने के बाद हम लोगों ने धौलपुर में सलाह करी। मैंने कहा सर जी, हम तो इस भ्रम में जी रहे थे कि ब्राह्मण कह रहे हैं और सभी शाखाएं जितनी ब्राह्मणों की हैं शायद इसी में सम्मिलित हो जाएंगी। फिर निर्णय लिया कि ऐसा कर लो सा कि ऐसा नहीं हो कि वे बुरा मान जाए, तो फिर अलग अलग तरीके से सबको कहना पड़ा। आज करीब करीब ब्राह्मणों की सभी शाखाएं इस प्रयास से सब यहां मौजूद हैं। भविष्य में इस प्रकार का कभी कोई कार्यक्रम होता है तो मेरी इच्छा होगी कि त्यागी समाज भी इसमें आगे भविष्य में जुड़ के हिस्सा ले। तो हमको जोड़ना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए हमारे साथ आए। हम क्यों अपनी ओर से लाइन खींचे बीच में? आज आपने एक चीज यहां ऑब्जर्व करी होगी, जो पारंपरिक सिस्टम होता है कि इन कार्यक्रमों को चलाने का, हमने यहां कुछ नहीं रखा। कोई माला नहीं, कोई साफा नहीं, कोई स्वागत नहीं। मैंने देखा आमतौर पे कि साहब एक एक घंटे साहब मालाएं हो रही हैं, स्वागत चल रहे हैं, आदमी बोर हो जाता है। वो सुनने आया है, वो आप लोगों के विचार सुनने आता है आदमी, और हम 1 घंटा जो है स्वागतों में बर्बाद कर देते हैं। मैं मानता हूं इतनी बड़ी संख्या में जब आदमी मौजूद है तो ये आपके सम्मान में मौजूद है। सम्मान तो वैसे ही हमारा हो रहा है जब इतने लोग हमारा सुनने आए हैं, तो क्यों उस टाइम को व्यर्थ किया जाए स्वागतों में, मालाओं में, साफाओं में? हमें एक नई शुरुआत करनी पड़ेगी, परंपरा डालनी पड़ेगी कि आइंदा से भविष्य में कोई कार्यक्रम हो, कोई अतिथि मंच पे ना बैठे, सब दर्शक दीर्घा में बैठे। मुझसे ज्यादा ज्ञानी तो यहां और लोग बैठे हुए हैं। ये तो एक सामाजिक व्यवस्था है कि मैं चलो चेयरमैन रहा, जिस परिवार से आता हूं, जो मेरा बैकग्राउंड है, कुछ भी मान लो इसमें मेरा कोई बड़ा योगदान नहीं, कि हम जैसे कुछ लोगों को मंच पे बोलने का मौका दिया जाता है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हम ज्ञानी हैं। ज्ञानी तो आप में लोग बैठे हुए कम से कम 500। तो हम लोगों को एक नई शुरुआत करनी चाहिए कि इस प्रकार के मंच जब भी तैयार होते हैं, विचार इनको बोलना चाहिए विचार मंथन मंच, मंथन मंच होना चाहिए, जिससे हम एक दूसरे का ज्ञान, एक दूसरे के तजुर्बे को बांट सके। तो इसकी शुरुआत करनी चाहिए। तो मैं उसी कड़ी में हमने आज ये प्रयास किया कि इन स्वागतों में, मालाओं में टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। इतनी बड़ी जनसंख्या में, इतने बड़े समूह में समाज इकट्ठा हुआ, इस मौके को व्यर्थ नहीं जाने देंगे, अपनी बात रखेंगे। दुर्भाग्य से 1 घंटे लेट हो गया है कार्यक्रम, और मुझे सही बताऊं समय से पहले बुलवाया गया है। मैं इच्छुक नहीं था, पहले एक अभी सम्मेलन पूरा होना था, फिर इसके बाद में एक झांकी का कार्यक्रम है वो भी होना है। पर मुझे 2-4 लोग आधा घंटे से टोक रहे थे कि रितेश जी जल्दी बोल दो, लोग जा रहे हैं। मेरा निवेदन है कि भोजन का इंतजाम है, आप लोग के सम्मान में कोशिश करिए कि कोई कमी ना रहे, और सीखेंगे इस तजुर्बे से। भविष्य में कोशिश करेंगे और अच्छा हो अगली बार। मैं गारंटी नहीं कहता हूं, लेकिन अब हम लोग बैठेंगे, जो जो लोग इस कार्यक्रम से हमारे संग जुड़े रहे, जिन्होंने कंधा से कंधा मिला के इस कार्यक्रम को सफल बनाने में मदद करी, उनके संग पुनः बैठेंगे और कोशिश करेंगे कि ऐसा कार्यक्रम हर साल आयोजित हो। दो 2018 में एक अजीब खतरनाक स्थिति देखने को मिली थी। 3 ब्राह्मण प्रत्याशी समर्थन इकट्ठा करने में प्रयास कर रहे थे क्योंकि चुनाव लड़ने की इच्छा थी। लेकिन एक अजीब चीज देखने को मिली कि एक ब्राह्मण तीनों प्रत्याशियों का स्वागत कर रहा था।
ये बड़ा एक खतरनाक चलन 2018 में देखने को मिला। बनस्पत 2013 में मंडलेश्वर सिंह जी जब बाड़ी से चुनाव लड़ने गए थे तो गुर्जर समाज ने एकजुट होकर मन बना के उनको वहां से बाड़ी से उल्टा लौटा दिया था कि नहीं साहब, हम तुम अब विघटन नहीं करेंगे अपने समाज में, मंडलेश्वर सिंह जी तुम लौट जाओ। क्या कारण होता है कि हम सही को सही और गलत को गलत नहीं कह पाते? क्या कारण था कि समाज उस समय एकजुट होकर सब तीनों में बैठ के सामंजस्य नहीं बिठला पाया? मैं घर पहुंच रहा हूं तो मेरी हाँ में हाँ, दूसरा घर पहुंच रहा है ऐसा, बाकी हाँ में हाँ, और इसका नतीजा क्या हम देख रहे हैं, हमारे सामने वो तजुर्बा। आपको हिम्मत करनी पड़ेगी सच बोलने की, लीपापोती करना बंद करना पड़ेगा। मुंह पे लोग कहते हैं सब ब्राह्मण के पैर बड़े कमजोर होते हैं, पैर छू लो और सारी काम सब गलतियां भूल जाते हैं। क्या कारण है ये? हम लोग सिर्फ ईगो के शिकार में जी रहे हैं। तो इसी निवेदन के संग कि ऐसे उदाहरण दोबारा भविष्य में ना आए। कुछ मैंने ऐसी भी चीजें देखी हैं, हालांकि उनकी संख्या कम है। मेरे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे मैं देखता हूं कई लोगों को कि मेरी जय हो जय हो जय हो करते हैं। उनमें से कुछ ही लोग शोभा रानी जी के फेसबुक पे भी जय हो जय हो जय हो करते हैं। बात जय हो बुराई नहीं है इसमें, बहुत अच्छी है। ये सच्चाई ये है कि मैं मानता हूं जो सबका है वो किसी का नहीं है, और जो मैं देख रहा हूं वो शोभा रानी भी देख रही होगी कि ये आदमी तो दोनों जगह जय हो कर रहा है। तो तुम तो अपनी साख खराब कर रहे हो और चंद लोग पूरे समाज की साख खराब कर रहे हैं। साथ ये तो ऐसे ही है, सब जगह उठते बैठते हैं, सब जगह मसाला देखते हैं, मधुमक्खी तो जहां पे मसाला होगा वहीं बैठ जाते हैं। तो मेरा निवेदन यह है कि अपनी साख मत खराब करिए। ये जो भी साख हमारी कमी आई है, ये कोई एक रात में नहीं हुआ है, सब इसको वर्षों लगे, और इसको दोबारा सुधारने में हो सकता है कुछ वर्ष लग जाए। ये अकेले रितेश के करे नहीं होने वाला, इसमें सबको शामिल होना पड़ेगा। किसी भी नेता की हार जीत अकेले उसी पे असर नहीं डालती है, पूरे समाज पे असर डालती है, और आप सब लोग इसके भुक्तभोगी हैं। 2008 से आप कितना कमजोर महसूस कर रहे हैं ये आपका स्वयं का गलेवा जानता होगा। भजनलाल जी सीएम हैं, और मेरे ख्याल से भजनलाल जी ने किसी के घर में आके चूल्हा नहीं जलाया होगा, किसी घर में आके पूछी नहीं होगी कि भैया तेरा काम काज कैसा चल रहा है। लेकिन सच्चाई ये है कि तुमको यहां बैठे तुम्हारा सीना चौड़ा है कि साहब ये बैठे हैं, कोई बात आ जाएगी तो चले जाएंगे, तुम्हारी ढक गई। मेरे ताऊ जी ने हो सकता है कि 90% ब्राह्मणों के काम नहीं किए होंगे जिले में, शायद 90% उन तक गए भी नहीं होंगे, लेकिन पसेड़ी के किसी कोने में, सरमुदा के किसी कोने में गरीब ब्राह्मण बैठा होगा, वो सोचता था कि भैया खूब बात आ गई तो बनवाई लाल बैठा चला जाऊंगा, सुन लेगा। तो आप लोगों को इस विषय पे सोचना चाहिए, हमारी इमेज कैसे सुधरे, हमारी दोबारा से लौट कैसे हो, कैसे हम दूसरे समाजों का भरोसा जीतें, कैसे दूसरे समाज हमारे संग चलें। क्योंकि अकेले हम सोचे एक जाति से कोई एमएलए हो जाए, वो संभव नहीं है। सबको संग लेके चलना पड़ेगा, बड़ा बनने के लिए बड़प्पन दिखाना पड़ेगा, अपने नेता पे भरोसा करना पड़ेगा। बातें तो बहुत सारी थी, और क्योंकि आप लोग थक रहे हैं, मैं देख रहा हूं पसीने पहुंच रहे हैं, मैं सभी सहयोगियों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कुछ पल ऐसे आए थे जब मनोबल टूट रहा था, कुछ ऐसी चीजें हुई जिससे मन खराब हो रहा था कि यार ये क्या है यार, अच्छा करने चल रहे हैं और चंद लोग जो है इसको खराब करने में जुटे हुए हैं अपने व्यक्तिगत स्वार्थ में। लेकिन हिम्मत नहीं आ रही, सभी लोगों ने समाज जहां गया वहां पे इतना गले लगाया लोगों ने। हम सरमुदा गए, अपनी तरफ से लोगों ने, लड़कों ने घोषणाएं करी, रितेश जी 5 गाड़ी मेरी ओर से। वहां गए हम बसेड़ी, वहां पर लड़कों ने कहा कि, एक ने कहा कि 11 गाड़ी मेरी ओर से, और ऐसी होड़ मच जाती थी कि जन जाने 11 गई, लो 5 मेरी ओर से, 2 मेरी ओर से, 4 मेरी ओर से। और देखो देखते ही देखते ये सैलाब आज आपके सामने मौजूद है। और ये इसलिए नहीं हुआ कि मेरे चेहरे पे कोई चांद तारे गड़े हुए हैं, ये इसलिए हुआ कि जब मैं वहां पहुंचा
उनको चाहिए था कि यार कोई हमको समेटने वाला आया, तब उनको महसूस हुआ यार इसकी आवश्यकता थी। तो वो जो पीड़ा थी उस पीड़ा उस रूप में बाहर निकल के आई कि हम आएंगे जामे। मुझे नहीं पता इस कार्यक्रम को 1 से 10 के पैरामीटर में कितना आंका जाएगा, लेकिन हाँ, आप लोगों में से ज्यादातर लोगों ने मेरी पीठ थपथपाई, मुझे एक तरीके से बधाई दी है। बधाई का पात्र मैं नहीं हूं, बधाई के पात्र आप सब हैं जिन्होंने आके इसको सफल बनाया। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि देखिए, नो डाउट कि मैं राजनीति कर रहा हूं, आगे भी करना चाहता हूं। मेरी राजनीतिक दौड़ कितनी होगी? शायद 10 साल, 15 साल, जहां तक मेरा शरीर साथ देगा। उसके बाद स्वाभाविक है कोई नया चेहरा निकल के आएगा, किसी और को मौका मिलने वाला है। तो व्यक्तिगत द्वेषों को कम करें, मैदान खुला हुआ है। ईर्ष्या के चक्कर में अपन एक दूसरे का नुकसान, समाज का नुकसान ना करें। सिर्फ ईर्ष्या, सबके लिए ये समंदर है, सबके लिए बढ़ने के मौके हैं। आइए, और जो काबिल है उसका साथ दीजिए। आपको मेरी काबिलियत पे अगर डाउट होता है, तुम्हें लगता है रितेश तुझमें क्षमताएं नहीं है, तू उस लायक नहीं है, तो उसी दिन आप लोग इकट्ठे हो जाना, मुझसे कह देना रितेश तेरे से हमारा भरोसा टूट गया, तू हट जा भैया, जाको संग दे। पूरा समाज मुझसे कह दे, मैं आपकी कसम खाता हूं मैं घर बैठ जाऊंगा और तन मन धन से जिस पे आप आशीर्वाद रखोगे उस व्यक्ति का साथ दूंगा। इसी निवेदन के संग बस आखिरी में एक छोटा सा तजुर्बा और शेयर करना चाहता हूं। जिस कार्यक्रम की योजना बनाई थी, तो एक ब्राह्मण बंधु ने मुझसे कहा कि रितेश जी तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, इस कार्यक्रम को मत कराओ। तुम नेता आदमी हो, तुम्हें नेतागिरी करनी है, चुनाव लड़ना है, तुम ऐसा कार्यक्रम कराओगे तो तुम पे जातिवाद का, अपनी जाति का ठप्पा लग जाएगा, अन्य समाजों से तुम्हारा विश्वास टूट जाएगा। मैंने सोचा, मैंने क्या ये व्यक्ति वाकई सही कह रहा है। मैंने मंथन किया, फिर मैंने अपने आप से प्रश्न किया कि यार ब्राह्मण होने पे क्या मुझे गर्व नहीं है क्या? मुझे गर्व है। मुझे कोई शर्म है कि मैं ब्राह्मण हूं? मुझे गर्व है इस बात का कि मैं ब्राह्मण हूं। और फिर मैंने सोचा कि अगर मैं अपने घर को नहीं समेट पाया तो बाहर वालों को क्या समेटूंगा। तो मेरा पहला फर्ज यह है कि अपने घर को समेटूं, घर में विश्वास अपना जागृत करूं अपने प्रति, उसके बाद ही दूसरे समाज मेरे में विश्वास देखेंगे। तो इन्हीं शब्दों के संग बहुत कोशिश की गई है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं स्पॉन्सर्स का, बड़े आगे बढ़ के, बड़े प्यार से, बिना कहे इन लोगों ने अपनी तरफ से ये सामान, पानी का, ठंडाई का, कोल्ड ड्रिंक का, चाय का रखा है। बेचारे यंग क्राउड है पूरा। आपका बहुत तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और भविष्य में मैं तो एक जरिया हूं, इस कार्यक्रम का महज एक छोटा सा जरिया हूं। सच्चाई ये है कि इस कार्यक्रम को तो आप सबने मिलकर सफल बनाया है, और भविष्य में एक कार्यक्रम इसी प्रकार आयोजित होते रहे, इसी निवेदन के संग, इसी उम्मीद के संग। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार और जय परशुराम।